गुड इवनिंग अगेन। मैं आपको जो है थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर थर्ड के साथ आपको सामने उपस्थित हुआ हूं और आशा करता हूं कि आपको प्रीवियस दो लेक्चर जो है आपको अच्छे लगे होंगे और आप उसे पसंद किए होंगे। साथ ही आपका जो रिस्पांस दिख रहा है वो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करता हूं कि मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं सिर्फ जो है चैप्टर को पढ़ाना नहीं चाहूँगा, मैं इसमें आने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स के बारे में भी डिस्कस करता जाऊँगा। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है हम आगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जो आते हैं नीट में, जेई में, मैं पीवाई की क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। मेरा मकसद यह नहीं है कि सिर्फ जो है मैं अपना वीडियो लेक्चर बना दूं जिसे बच्चे देखें, और लेकिन लेक्चर्स तो बहुत अवेलेबल हैं, लेकिन किस तरह से जो है क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, इन सारे बातों का मैं जो है वन बाय वन चैप्टर टॉपिक वाइज सॉल्यूशन की ओर बढ़ूंगा। पीवाई क्यू लूंगा और पीवाई क्यू के साथ साथ जो स्टैंडर्ड बुक है उस स्टैंडर्ड बुक के भी प्रॉब्लम्स में स्टैंडर्ड प्रॉब्लम को लूंगा और उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। तो बच्चों, मैंने जो है पिछले क्लास में आपको थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बतलाया था, पहले इंट्रोडक्शन दिया था, फिर जो है सम बेसिक टर्म्स के बारे में बतलाया था, और पिछले क्लास में जो है मैंने आपको बतलाया था इंटरनल एनर्जी के बारे में। मैंने बताया था कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है एंड हाउ why internal energy of a system cannot be determined accurately but change in internal energy can be determined accurately। मैंने बतलाया था आपको किसे जो है हमारे पास इंटरनल एनर्जी को हम लोग किस रूप में डिनोट करते हैं, ई के रूप में डिनोट करते हैं। तो अगर मान लेते हैं ये ई जो है ये टोटल इंटरनल एनर्जी कैसे मिलता है, तो ये टोटल इंटरनल एनर्जी मिलता है क्योंकि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस जितने भी होते हैं या सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उन सब के पास जो है अलग अलग एनर्जी होता है। वह एनर्जी उनके मूवमेंट के कारण होता है, उनके कूलम्बिक फोर्स के कारण होता है, न्यूक्लियर एनर्जी होता है। इन सब का जो सम होता है वह ई टोटल होता है। तो हम लोग ई टोटल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई न्यूक्लियर प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस 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 प्लस। मैंने किया था किसी एक बहुत तरह के एनर्जी का सम है जो किसी मैटर में होता है, क्योंकि मैटर के जो कंस्टिट्यूएंट एटम होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें रोटेशनल एनर्जी और रोटेशनल मोशन होता है, वाइब्रेशनल मोशन होता है। न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स हैं वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है। इन सारे चीजों को मिला करके हमारा किसी सिस्टम का टोटल एनर्जी, किसी मैटर का टोटल एनर्जी कंस्टिट्यूट होता है। अब मैंने बताया कि इन सारे चीजों को, जैसे रोटेशनल एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, इन सब को हम एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते किसी सिस्टम के बारे में, किसी मैटर के लिए। तो मैंने बताया था किसे, यह जो है इंटरनल एनर्जी कंप्लीटली कैलकुलेट और एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज E2 माइनस E1 कैन, दैट इज डेल्टा ई। यह हमारा डेल्टा ई जो है यह एक्यूरेटली डिटरमाइन किया जा सकता है। हम ई टोटल को डिटरमाइन एक्यूरेटली नहीं कर सकते, जबकि डेल्टा ई को एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि जब हमारे पास E2 और E1 का वैल्यू मालूम ही नहीं है तो डेल्टा ई का वैल्यू में एक्यूरेटली कैसे मालूम होगा? हम कैसे पता करेंगे कि ये डेल्टा ई मेरा इतना होगा, जबकि हमको E2 का वैल्यू नहीं मालूम, E1 का वैल्यू नहीं मालूम? तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बतला देना चाहता हूं कि इंटरनल एनर्जी क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है इंटरनल एनर्जी के बारे में, है ना। सम फैक्ट्स अबाउट इंटरनल एनर्जी, सम फैक्ट्स अबाउट इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के बारे में कुछ फैक्ट्स। क्या फैक्ट्स हैं? पहला, मैंने बताया है आपको
कि यह इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यह एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। समझ गए? मतलब जितना ज्यादा बल्क होगा, जितना ज्यादा मैटर होगा, उसका इंटरनल एनर्जी भी ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात? ओके। दूसरा जो है, इट इज स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन है। ओके, हाउ इट इज अ स्टेट फंक्शन? Because its change does not depend upon initial, its change only depends upon initial and final stage of the system. It does not depend upon the path of the change. ये चेंज हम किस तरह से लाए किसी सिस्टम में, उसके पाथ पर इंटरनल एनर्जी डिपेंड नहीं करता। इंटरनल एनर्जी सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल स्टेट, एंड दैट इज द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। अंडरस्टूड? Change in internal energy. So it is a state function. Next है, it is temperature dependent. Temperature dependent. इंटरनल एनर्जी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए कि किसी भी बॉडी के इंटरनल एनर्जी में तभी चेंज आएगा जब उसमें टेम्परेचर चेंज होगा। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा। एनी प्रॉब्लम? तो हम इसका ध्यान देंगे क्योंकि यह पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आगे जब हम लोग क्वेश्चन में आएंगे तो देखेंगे कि कैसे जो है आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस में जो है इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है या नहीं होता है। समझ में आ रहा है बात? तो ये कुछ फैक्ट्स हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में। क्या है? पहला कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, दूसरा क्या है, ये स्टेट फंक्शन है, तीसरा क्या है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये इंटरनल एनर्जी के बारे में मैंने आपको बतला दिया। अब है कि हमने जब बताया, शुरुआत में ही बोला, फिर से शुरुआत किया कि इंटरनल एनर्जी जो है सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेज पर डिपेंड करता है। मैंने ये भी बताया कि किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी हम कभी भी एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी को एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे कि हाउ कैन वी डिटरमाइन चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम किस तरह से किसी बॉडी के में जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा उसको कैसे एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हैं विदाउट नोइंग द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू ऑफ एक्यूरेट इंटरनल एनर्जी। तो हमें जो है इसके लिए जानना होगा कि हाउ डू वी चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। कैसे हम किसी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी में चेंज ला सकते हैं। तो मेरे पास क्या आता है, अगला पॉइंट आता है कि मोड ऑफ चेंजिंग इंटरनल एनर्जी। मोड ऑफ चेंजिंग इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। किसी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी में हम कैसे चेंज ला सकते हैं। What are the modes of changing internal energy? तो हमारे पास there are two modes of changing internal energy. किसी भी सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी में अगर आप चेंज लाना चाहेंगे तो there will be two mode. कौन कौन मोड है? तो पहला है आपके पास हीट और दूसरा है वर्क। पहला क्या है? हीट और दूसरा क्या है? वर्क। तो हम अब इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। हाउ हीट को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, पहले यह जान लीजिए। हीट को हम लोग क्यू से डिनोट करेंगे और वर्क को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। ओके, तो हाउ हीट एंड वर्क कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो हम लोग अब बारी बारी से इसके बारे में विस्तार से स्टडी करेंगे, देखेंगे। तो अब है हमारे पास कि हमने बताया कि देयर आर टू मोड ऑफ चेंजिंग इंटरनल एनर्जी। तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? हीट के बारे में। तो बच्चों आपको पता है कि हीट है क्या? आप
जान रहे हैं बचपन से, हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। समझ गए? एंड यू नो दैट एनर्जी क्या करता है? वन बॉडी से अदर बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है या वन फॉर्म से अदर फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है। तो ये कैसे ट्रांसफर होगा? हीट का ट्रांसफर कैसे होता है? तो आप जानते हैं कि हीट का जो है ट्रांसफर हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर होता है, ओके, या अ बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टुवर्ड्स अ बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर की ओर होता है। तो हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which always flow from a body of lower temperature, body of higher temperature towards a body of lower temperature। आप इसे समझ सकते हैं, आप कॉमन डे बाय डे इसको एक्सपीरियंस करते हैं आप कि किस तरह से हीट का फ्लो क्या होता है। एक बॉडी ऐसा जिसका टेम्परेचर हाई होता है, उससे जो है हीट का फ्लो कितना होता है। दूसरे बॉडी जिसका जो है लोअर टेम्परेचर होता है, ओके। हीट के फ्लो के कई मोड हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये आपको पता है, समझ गए। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि हीट जो है कैसे जो है किसी बॉडी के इंटरनल एनर्जी को चेंज कर देगा। तो मैंने बताया था कि इसे हीट जब फ्लो करेगा तो वो किससे करेगा? एक बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर से दूसरे बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो करेगा। अब मान लीजिए कि सपोज दैट मेरे पास क्या है? वाटर है। मेरे पास क्या है? वाटर है, ओके। एक कंटेनर है, इस कंटेनर में ये बीकर है, इस बीकर में मेरे पास वाटर है, ओके। अब मान लीजिए कि इस वाटर का टेम्परेचर क्या है? T है। वाटर का टेम्परेचर क्या है? मान लीजिए यहाँ पर T1 है, ओके। वाटर का टेम्परेचर कितना लेते हैं? एट सपोज दैट कि इसका टेम्परेचर T1 है। अब मान लीजिए कि इस कंडीशन में एट T1 टेम्परेचर द वाटर हैज इंटरनल एनर्जी E1। अब हम क्या कर रहे हैं? इस वाटर को हम हीट कर रहे हैं। हीट करने के कई तरीके हैं, पाथ कई है, और अलग अलग पाथ से हीट ट्रांसफर अलग अलग हो सकता है। आप ये जानते हैं कि हीट इज पाथ डिपेंडेंट। जैसे अगर आप क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल आर्क डाल देते हैं, और जैसे इलेक्ट्रिकल आर्क डालते हैं और स्विच ऑन करते हैं, कुछ समय बाद इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? T2। और जैसा कि मैंने बताया है कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के घटने या टेम्परेचर के बढ़ने के कारण इंटरनल एनर्जी में भी क्या आता है? इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो अगर टेम्परेचर रेज कर गया और टेम्परेचर T2 हो गया तो इसका इंटरनल एनर्जी T2 टेम्परेचर पर क्या हो गया? E2 हो गया। तो देन क्या होगा? इंटरनल एनर्जी क्या कर गया? चेंज टू E2 या रीचेज टू E2। अब बताइए, अब इसको जो है आपने जब हीट दिया या सम अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर किया, ये जो एनर्जी ट्रांसफर किया आपने कितना किया? क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हुआ। मान लीजिए क्यू अमाउंट ऑफ क्या हुआ? हीट ट्रांसफर हुआ। ये जो क्यू अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हुआ वो किस रूप में एपियर होगा? तो ये एपियर होगा
change in temperature or change in internal energy. So you can say that Q is equal to E2 minus E1. जो हीट मिला इस सिस्टम को, जो हीट वाटर को मिला, वो किस रूप में एपियर हुआ? तो ये हमको एपियर हुआ एज द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के रूप में। और ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हुआ? तो E2 माइनस क्या हुआ? E1। और हम इस Q को इजिली मेजर कर सकते हैं बाय मेजरिंग द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द फॉर्मूला। आप फॉर्मूला मालूम है कि किसी बॉडी को हम कितना हीट दिए वो कैसे डिफाइन किया जा सकता है, तो डिटरमाइन किया जा सकता है। आपको पता है Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। ये आपको पता है कि वाटर को कितना हीट दिया गया, वो वाटर को कितना हीट दिया गया, तो वाटर का मान लिया यहाँ पर मास m है, इसका S जो होता है वो स्पेसिफिक हीट होता है, हीट कैपेसिटी होता है, जिसके बारे में और हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ आप क्लास 8 में पढ़े होंगे कि हीट कैपेसिटी क्या है। और यहाँ पर जो चेंज इन टेम्परेचर हुआ, ये चेंज इन टेम्परेचर जो हुआ वो हमको हीट ग्रुप में आया और टोटल हीट दिया Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T, दैट इज इक्वल टू डेल्टा E। तो आप कह सकते हैं कि डेल्टा E हम यहाँ पर एक्यूरेटली डिटरमाइन कर लिए। डेल्टा E एक्यूरेटली डिटरमाइन हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गई बात? तो एक तो पहला मोड हो गया मेरे पास क्या? हीट करना। हीट हम कई तरीके से, कई दूसरे तरीके से कर सकते हैं और अलग अलग, चूंकि हीट क्या है? एक पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है, यह पाथ डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए इसको हम लोग स्टेट फंक्शन नहीं कहते। यानी हीट क्या है? हीट इज पाथ डिपेंडेंट। हीट क्या होता है? पाथ डिपेंडेंट। ओके। दूसरा सेकेंड बात कि हेंस यू कैन से हेंस इट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। यह स्टेट फंक्शन नहीं है, क्योंकि स्टेट फंक्शन क्या होता है? पाथ इंडिपेंडेंट होता है। हीट क्या है? पाथ डिपेंडेंट है, इसलिए हीट हमारा स्टेट फंक्शन नहीं है। लेकिन किसी चीज को, किसी बॉडी को अगर हम क्या करते हैं? हीट करते हैं या उससे हीट को क्या करते हैं? रिलीज कराते हैं, तो उसका इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है। अंडरस्टूड? तो पहला जो मेरा क्या हो गया? मोड ऑफ चेंजिंग इंटरनल एनर्जी। तो पहला मोड ऑफ चेंजिंग इंटरनल एनर्जी हो गया हीट। दूसरे मोड की ओर हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा मोड हमारा क्या है? वर्क। दूसरा क्या है हमारा? वर्क है। तो ये वर्क होता क्या है? वास्तव में वर्क है क्या? तो एंड हाउ डूइंग वर्क कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। सो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे वर्क के बारे में। वर्क क्या है? वर्क और यह W, समझ गए? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर्क क्या है? वर्क इज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जैसे आप क्या करते हैं? एक पत्थर रखा हुआ है, उस पत्थर को दूसरे जगह लेकर के जाना है, तो आप क्या करते हैं? वर्क करते हैं, उसको डिस्प्लेस करते हैं। डिस्प्लेस करते हैं तो आपने क्या किया? वर्क किया। और वहां पर क्या हो गया? आपका एनर्जी उस पत्थर में ट्रांसफर हुआ और इस तरह से उसके एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाने में या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज आ गया। सो वर्क क्या है? वर्क इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ओके। वर्क क्या है? वर्क क्या है? तो वर्क इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। आप ये पढ़े हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर्ड। वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर्ड। आपको ये पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं, ये प्रीवियस क्लासेस में 6, 7, 8, 9 में ये सब बच्चे पढ़ते हैं कि वर्क क्या है? एक
है ना, मोड है, जिस मोड के थ्रू हम क्या करते हैं, एनर्जी को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। एनी प्रॉब्लम? नाउ वी हैव टू नो अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। सो वर्क हमारे पास कई तरह के हैं, लेकिन वर्क के जानने के पहले आप ये जान लीजिए कि वर्क के पास क्या होता है। वर्क हैज टू फैक्टर्स। वर्क के पास दो फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन होता है? एक होता है इंटेंसिटी फैक्टर। एक क्या होता है? इंटेंसिटी फैक्टर। एक होता है इंटेंसिटी फैक्टर और दूसरा क्या होता है? कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी फैक्टर, समझ गए? इंटेंसिटी फैक्टर जो इसके इंटेंसिटी को डिटरमाइन करते हैं, कितना इंटेंस लगेगा उसके ऊपर, और कैपेसिटी मतलब उसके अनुसार कितना वर्क होगा। ओके, समझ में आ रही बात? तो हम लोग और आगे देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग वर्क में जो है अलग अलग इंटेंसिटी फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर क्या क्या होते हैं। अंडरस्टूड? तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स। टाइप ऑफ वर्क क्या है? वर्क के कई प्रकार हैं, उसमें से मेनली जो इंपॉर्टेंट वर्क है, टाइप ऑफ वर्क, वर्क मेरे पास कितने तरह के होते हैं? तो वर्क मेरे पास जो होते हैं, पहला आप पता है ग्रेविटेशनल वर्क, एक ग्रेविटी के द्वारा किया जाता है, और ग्रेविटेशनल वर्क इट इज गिवन एज mgh। आपको ये पढ़ा हुआ है, क्या देते हैं? mgh। अब यहां पर mg जो है इसका इंटेंसिटी फैक्टर है, इंटेंसिटी फैक्टर है, एंड h जो है इसका क्या है? कैपेसिटी फैक्टर है, कैपेसिटी फैक्टर है। यानी हम कितने हाइट तक ले जाएंगे तो उसका इंटेंसिटी का है ना, इंटेंसिटी क्या है? mg है, एक फिक्स्ड है। कितने, जितने हाइट तक ले जाएंगे उतने कैपेसिटी से वो वर्क करेगा, उतना कैपेसिटी से वो काम करेगा। समझ में आ रही है बात? दूसरा जो है इलेक्ट्रिकल वर्क। दूसरा जो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है, वर्क इलेक्ट्रिकल, यह जो दिया जा सकता है कि Q इंटू V। यहां पर Q इसका इंटेंसिटी हो गया और V क्या हो गया? कैपेसिटी हो गया। इसको और लिख सकते हैं कि माइनस NF E0 सेल। इसे जो है आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ेंगे। Q इज इक्वल टू N इंटू F, Q इज इक्वल टू I इंटू T होता है, जिसको हम लोग निकालते हैं किससे? NF E0 सेल से निकालते हैं। तो यहां पर माइनस NF क्या हो गया? NF क्या हो गया? तो उसका जो हो गया इंटेंसिटी हो गया, और E0 सेल क्या हो गया? कैपेसिटी हो गया। समझ रहे हैं बात? लेकिन ग्रेविटेशनल वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, कुछ न्यूक्लियर एनर्जी भी होता है, न्यूक्लियर वर्क भी होता है, न्यूक्लियस के द्वारा भी वर्क किया जाता है। जैसे आप कूलम्बिक फोर्स के बारे में पढ़े होंगे, कूलम्बिक एनर्जी के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन उनको छोड़ करके हमें जो मेन टाइप ऑफ वर्क के बारे में पढ़ना है वह है मैकेनिकल वर्क। और मेरे इस चैप्टर के लिए ये बहुत है इम्पोर्टेंट। वह कौन इम्पोर्टेंट है? तो मैकेनिकल वर्क ही इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी कहते हैं, पीवी वर्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीवी वर्क कहते हैं। मैकेनिकल वर्क को हम लोग प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहते हैं। समझ गए? तो हमें जो है इस मैकेनिकल वर्क के बारे में समझना होगा, एंड देन वी विल स्टडी हाउ दिस मैकेनिकल वर्क, डूइंग मैकेनिकल वर्क can change the internal energy of a system. What will be effect of doing work on a system? Okay, so now we are going to describe the mechanical work. Okay, so mechanical work क्या है हमारे पास, या प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या है? पीवी वर्क, पीवी वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ओके, किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? पीवी वर्क के बारे में। अभी जो पीवी वर्क है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, वो हमारे पास दो अलग अलग कंडीशन में हो सकते हैं। वो दो अलग अलग कंडीशन क्या है? तो एक कंडीशन है मेरा आइसोथर्मल। एक कंडीशन क्या है?
आइसोथर्मल, और दूसरा जो होता है वह होता है एडियाबैटिक। समझ गए बात? ए आइसोथर्मल और दूसरा क्या है? एडियाबैटिक। आइसोथर्मल पीवी वर्क और दूसरा एडियाबैटिक पीवी वर्क, दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यहां पर हम लोग पढ़ेंगे आइसोथर्मल, ये रिवर्सिबल भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है? आइसोथर्मल क्या हो सकता है? ये रिवर्सिबल हो सकता है, ये रिवर्सिबल हो सकता है, और ये इरिवर्सिबल भी हो सकता है। क्या हमारा जो पीवी वर्क होगा वह क्या होगा? आइसोथर्मल। आप आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में पढ़े हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? जहां पर डेल्टा टी हमारा डी टी क्या होता है? 0 होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़े हैं जहां पर डी क्यू हमारा क्या होता है? 0 होता है। समझ गए? तो ये जो आइसोथर्मल वर्क है जहां पर dt 0 होता है, वह भी मेरे लिए क्या होता है? रिवर्सिबल होता है एंड इरिवर्सिबल वर्क होता है। सिमिलरली एडियाबैटिक वर्क भी क्या होता है? यह भी रिवर्सिबल होता है एंड इरिवर्सिबल होता है। ये भी रिवर्सिबल होता है एंड इरिवर्सिबल होता है। तो हम लोग बारी बारी से इनके बारे में पढ़ेंगे। आइसोथर्मल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल वर्क। सिमिलरली एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल वर्क। इन सभी के बारे में हम वन बाय वन अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें इसको डिस्कस करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? तो हमें एक एक सिस्टम की जरूरत है, और वह सिस्टम आप सिंपली आप जानते हैं कि जब आप अपने बचपन के दिनों में जब साइकिल चलाते थे तो साइकिल के टायर में हवा भरने के लिए आप एक पंप का उपयोग करते थे। ओके, और वो हमारा पंप कैसा होता था? वह पंप हमारा सिलिंड्रिकल होता था। वह पंप कैसा होता था? सिलिंड्रिकल। ओके, अब इस मान लीजिए कि इस सिलिंड्रिकल पंप में क्या है? एक वेटलेस और फ्रिक्शनलेस एक पिस्टन लगा हुआ है। ये हमारा पिस्टन है। ये क्या है? हमारा पिस्टन है। ये मासलेस है, वेटलेस है। समझ गए? और यहां पर इसका हैंडल है। ओके, या उसका हैंडल है। इसमें कुछ गैस इनक्लोज्ड है। गैस है, आइडियल गैस है। मान लीजिए हमारे पास ये आइडियल गैस है। हम अपनी पूरे पर्पस के लिए मैंने शुरुआत में ही बताया है कि हम किसके ऊपर यूज करेंगे? तो आइडियल गैस के रूप में यूज करेंगे। अब आपको पता है कि हम मान लेते हैं कि इसके बाहर में जो लग रहा है वर्क, ये जो फोर्स है, यह क्या है? ये प्रेशर जो होगा ये पी एक्सटर्नल होगा, और ये जो होगा वो क्या होगा? पी इंटरनल होगा। ये गैस मॉलिक्यूल का होगा, पी इंटरनल होगा, और ये क्या होगा? पी एक्सटर्नल होगा। तो मैंने जो बताया, अब मान लेते हैं हम कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर रख रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ओके, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, मेरा दो कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन क्या हो सकता है कि मेरे पास एक कंडीशन आ सकता है। कंडीशन हमारे पास क्या हो सकता है इसके लिए? तो कंडीशन हो सकता है मेरे लिए कि P इंटरनल इज स्मॉलर देन P एक्सटर्नल। ओके, पहला केस हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि P इंटरनल इज स्मॉलर देन P एक्सटर्नल, सॉरी ग्रेटर देन P एक्सटर्नल। ओके, तीसरा कंडीशन हमारे पास क्या हो सकता है कि दोनों बराबर हो, P इंटरनल इज नियरली इक्वल टू P एक्सटर्नल। अब देखिए, अगर P इंटरनल एक्सटर्नल से क्या है? स्मॉल है, तो पंप क्या हो जाएगा? सीधा नीचे आ जाएगा। गैस का क्या हो जाएगा? यहां पर इरिवर्सिबल कंप्रेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल कंप्रेशन हो जाएगा। ओके, क्या होगा? ऑटोमेटिकली ये प्रेशर जैसे ही कम होगा, यहां से ये क्या होगा? पिस्टन मूव कर जाएगा। कर जाएगा? समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? तो ये इरिवर्सिबल कंप्रेशन हो जाएगा, और
अगर हमारा P इंटरनल ग्रेटर देन हो जाएगा P एक्सटर्नल, तो ये क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P इंटरनल अगर मेरा बड़ा होगा, ज्यादा होगा, वैल्यू लार्ज वैल्यू होगा, तो क्या होगा, गैस एक्सपेंड कर जाएगा, पिस्टन को धक्का दे देगा और क्या करेगा, गैस फैल जाएगा, बाहर की ओर जाएगा या गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर P इंटरनल कम होगा तो पिस्टन ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो शिफ्ट कर जाएगा और गैस को क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा। समझ में आ रही बात, कोई प्रॉब्लम इसमें? लेकिन हमें तो बात करनी है किसके बारे में, हमें जब ये स्थिति है P इंटरनल इज इक्वल टू P एक्सटर्नल, जब ये आपस में नियरली बराबर होंगे, तो उस कंडीशन में जो वर्क होगा, वह वर्क जो होगा वो मेरा क्या होगा, रिवर्सिबल वर्क होगा। वो किस तरह का वर्क होगा, रिवर्सिबल वर्क होगा। अब वो रिवर्सिबल वर्क कैसे होगा, ये रिवर्सिबल वर्क क्या होगा, रिवर्सिबल वर्क क्या होगा, ये जो है कई है ना, इट है ना, विल कंप्लीट इन मेनी स्मॉल इंटरमीडिएट स्टेप। ये कितना में कंप्लीट होगा, मेनी स्मॉल इंटरमीडिएट स्टेप में कंप्लीट होगा। एक कई जो है छोटे छोटे स्टेप में कंप्लीट होंगे। और वो कैसे कंप्लीट होगा, अब हम यहां पर लेकर के चलते हैं सब। तो यह हमेशा याद रखिए कि जो रिवर्सिबल वर्क होता है वो मैक्सिमम वर्क होता है, इट इज मैक्सिमम वर्क। व्हाई इट इज मैक्सिमम वर्क, क्योंकि जैसे ही जो है, चाहे तो इंटरनल अगर प्रेशर क्या हो रहा है, इंटरनल प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाए, थोड़ा सा बढ़े, या एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा सा बढ़े, थोड़ा सा बढ़ाएं, हम इसको पिस्टन को थोड़ा सा इसको प्रेस करें और थोड़ा सा प्रेस करके पिस्टन को यहां लाएं, तो यहां पर एक चेंज होगा, क्या चीज, डीवी। ओके, समझ में आ रही बात, और प्रेशर का भी चेंज होगा। लेकिन जैसे ये प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाइएगा, ओके, ये प्रेशर बढ़ाइएगा तो P एक्सटर्नल, मान लीजिए कि P एक्सटर्नल कितना हो गया, P एक्सटर्नल प्लस DP हो गया, आप थोड़ा सा बढ़ा दिए और यहां पर क्या हो गया, थोड़ा सा वॉल्यूम घट गया। फिर अगला, फिर तो वहां पर क्या हो जाएगा, जैसे ये पंप इधर की ओर मुड़ेगा, प्रेशर जब बढ़ेगा तो इंटरनल प्रेशर भी क्या होने लगा, गैस मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे, प्रेशर बढ़ा देंगे और फिर दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता चलेगा। मान लीजिए कि हर एक स्टेप में ये इस तरह से आपने एक छोटा प्रेशर लगाया और ये प्रेशर लगा करके पिस्टन के पोजीशन को आपने कहाँ लाया, यहाँ पर ला दिया। गैसियस मॉलिक्यूल अब क्लोज हो गए, कंप्रेस हो गए कि नहीं, कंप्रेस हो गए। तो जब कंप्रेस हो गया तो टोटल जो ये लेंथ, ये टोटल जो है कितना डिस्टेंस कवर किया, मान लीजिए कि L डिस्टेंस कवर किया। पहले जो है ये अगर यहां से यहां तक ये वॉल्यूम V1 था, ओके, अब पिस्टन यहां आकर के मिल गया, V2 हो गया। समझ गए? तो अब हम बोल रहे हैं कि हमारा वर्क कितना होगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये चीज को जानने के लिए तो आप ये जान लीजिए कि जब आप इसको क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो आप जो प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वेरी स्मॉल चेंज इन द वॉल्यूम हो रहा है। तो जो वेरी स्मॉल चेंज इन द वॉल्यूम हो रहा है वह क्या होता है कि अगर उस वेरी स्मॉल चेंज ऑफ वॉल्यूम हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, वेरी स्मॉल चेंज डी वर्क, वेरी स्मॉल वर्क हो रहा है, DW। और ये जब वेरी स्मॉल वर्क हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, तो आपको पता है कि दैट इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल DV। किसके कारण हो रहा है, माइनस P एक्सटर्नल DV, बाहर के प्रेशर के कारण। यहां पर हमें माइनस साइन दिए हैं, क्यों दे रहे हैं, बिकॉज V2 इज स्मॉलर देन V1, इसलिए हम यहां माइनस साइन दे रहे हैं। ओके, हम बाद में साइन कन्वेंशन पढ़ाएंगे, साइन कन्वेंशन अभी हीट का भी बतलाएंगे और साइन कन्वेंशन
वर्क का भी बदलाएंगे साइन कन्वेंशन के बारे में। तो अब हम अगर मान लें कि ये टोटल वर्क कितना हुआ, तो टोटल वर्क जो हमें करना होगा वो क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, और डी डब्ल्यू इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस पी एक्सटर्नल डीवी को भी क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। जब आप इंटीग्रेट करेंगे इसे तो आपको पता है कि अगर हमारे पास P को कांस्टेंट रख दें, P को क्या करें, कांस्टेंट रखें, तो हमारे पास पता है कि फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, P इज इक्वल टू n बाई VRT हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो हम इसको P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, nRT बाई v dv, होगा ना, समझ रहे हैं बात। और ये जो वर्क होगा इसको हम लोग रिवर्सिबल वर्क बोलेंगे, और वर्क रिवर्सिबल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस nRT और dv बाई v फ्रॉम v1 से v2, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क रिवर्सिबल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस nRT ln v2 बाई v1 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस nRT ln p1 बाई p2, क्योंकि फ्रॉम बॉयल्स लॉ हम जानते हैं कि p इनवर्स v। तो हमारे पास रिवर्सिबल वर्क के लिए एक्सप्रेशन क्या आया, तो रिवर्सिबल वर्क के लिए एक्सप्रेशन आया क्या, रिवर्सिबल वर्क के लिए एक्सप्रेशन क्या आ गया, वर्क रिवर्सिबल क्या हो गया, तो वर्क रिवर्सिबल हमारे लिए आया, वर्क रिवर्सिबल है ना, दैट इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क इज इक्वल टू माइनस nRT ln v2 बाई v1 इज इक्वल टू, अगर हम इसको ln को नेचुरल लॉगरिथम को बेस टू द 10 में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस 2.303 RT एंड लॉग क्या हो जाएगा, लॉग बेस टू द 10 और क्या होगा v2 बाई v1 इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग टू द बेस 10 p1 बाई p2। ये हमारा हुआ वर्क। और मैंने ये बताया कि ये मैक्सिमम वर्क होता है क्योंकि ये बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेप में पूरा होता है। ऑल्सो मैक्सिमम वर्क डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर, जितना ही ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर होगा मोर द क्या कहता है, मोर द एक्सटर्नल प्रेशर मोर द वर्क, जितना ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर होगा उतना ही क्या होगा, वर्क होगा। समझ रहे हैं बात, कोई प्रॉब्लम। अब अगर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस हो तो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फॉर है ना, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी और माइनस पी एक्सटर्नल v2 माइनस v1। समझ गए, एनी प्रॉब्लम। ये हमारा जो है दो एक्सप्रेशन मिले, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल इरिवर्सिबल वर्क के लिए। समझ में आ गया बात, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हमें जो है देखेंगे कि अलग अलग कैसे जो है हमारा वर्क निकाला जाएगा। हम ग्राफिकल मेथड से कुछ जो है वर्क निकालने की विधि को देखेंगे, सीखेंगे।
कुछ चीजों को हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले आप साइन कन्वेंशन जान लीजिए। साइन कन्वेंशन फॉर हीट एंड वर्क। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन फॉर हीट एंड वर्क। तो पहला Q ऑन, ऑन मतलब सिस्टम को दिया, और Q टू द सिस्टम इज इक्वल टू पॉजिटिव। ओके, Q बाई, अगर सिस्टम हीट रिलीज किया, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास अगर क्या है कुछ मैटर है, इस मैटर को अगर आपने Q ट्रांसफर किया तो इसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव। यहां पर क्या हो जाएगा? एक Q क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर मैटर सराउंडिंग को हीट ट्रांसफर करे तो उसका साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। उसी तरह से यानी Q बाय द सिस्टम, इसका साइन क्या होगा? नेगेटिव। सिमिलरली वर्क ऑन या वर्क कंप्रेशन और वर्क कंप्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है? तो जब वर्क सिस्टम पर हो रहा है या कंप्रेशन का हो रहा है तो उसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव। उसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव। और वर्क अगर सिस्टम करे, वर्क बाय द सिस्टम, और वर्क एक्सपेंशन हो, एक्सपेंशन का वर्क हो, तो उसका साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। उसका साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इस तरह से ये हमारे क्या है? साइन कन्वेंशन है। समझ में आ रही बात? कोई प्रॉब्लम? क्या क्या है? सबसे पहले साइन हीट एंड वर्क का साइन कन्वेंशन क्या कहता है? तो अगर किसी सिस्टम को हीट दिया गया, बाहर से सप्लाई किया गया, यानी हीट एब्जॉर्ब किया सिस्टम, तो उसका साइन क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव लिया जाएगा। दूसरा, जब कोई सिस्टम हीट एनर्जी ट्रांसफर करता है, खुद से जो है दूसरे बॉडी को ट्रांसफर करेगा, तो उस कंडीशन में उसका साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तीसरा, वर्क। अब जो है नेक्स्ट जो है हमारा क्या है? वर्क के। तो वर्क का साइन क्या है? जब वर्क सिस्टम पर हो, या उसको कंप्रेशन वर्क कहते हैं, उस कंप्रेशन वर्क का साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और जब वर्क सिस्टम के द्वारा किया जाए या वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो, किस चीज का हो? एक्सपेंशन का वर्क हो, एक्सपेंशन का वर्क हो, तो उस कंडीशन में उसका साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। होप आप इन चीजों को आज के जो है लेक्चर्स को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कल मैं जो है डिस्कस करूंगा जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जहां पर हम लोग फिर अलग अलग वैरायटी ऑफ वर्क के बारे में और वैरायटी ऑफ चेंज इन द इंटरनल एनर्जी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे, यह भी हम देखेंगे कि कूलिंग कब होगा, हम ये भी देखेंगे कि कब जो है हीटिंग होगा। अगर हम किसी गैस को कंप्रेस करते हैं तो वहां पर टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, अगर किसी गैस को हम क्या करते हैं? कंप्रेस एक्सपेंड करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्यों घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है। और साथ ही आप देखिए आइसोथर्मल वर्क जो होता है या जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, तो इस आइसोथर्मल वर्क के लिए या आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वी रिक्वायर कंडक्टिंग कंटेनर। किस चीज की जरूरत होती है? तो एक नोट पॉइंट आपको यह याद रखना है हमेशा कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वी रिक्वायर कंडक्टिंग कंटेनर, कंडक्टिंग सिस्टम। किस तरह का? जो हीट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर सके, या हीट को क्या करे? रिलीज कर सके, सप्लाई कर सके। तो हमारे लिए नोट पॉइंट ए इंपॉर्टेंट क्या है कि फॉर एनी आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस the system must be conducting
सिस्टम क्या होना चाहिए? कंडक्टिंग होना चाहिए। अगर सिस्टम कंडक्टिंग नहीं होगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होगा। धन्यवाद। मैं फिर आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे जो है लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।